Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. बेंगलुरु हिंसा पर बड़ा खुलासा, पुलिस को निशाना बनाने के लिए दंगाइयों ने किया गुरिल्ला जैसी तकनीक का इस्तेमाल। पुलिस का दावा 5 दंगाइयों ने बनाया था 300 लोगों का गैंग। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखी चिट्ठी, कहा टीवी डिबेट्स के लिए होनी चाहिए गाइडलाइंस। कल एक टीवी डिबेट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की टैक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत, कहा ईमानदार टैक्स पेयर्स के प्रोत्साहन और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की जाएगी कोशिश। बगावत के बाद आज पहली बार मिले सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल से राजस्थान विधानसभा सत्र की होगी शुरुआत, बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी का बड़ा खुलासा, कहा सुशांत के प्राइमरी अकाउंट से 55 लाख रुपए हुए ट्रांसफर, बाकी लोगों से ईडी कर रही है पूछताछ। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है बेंगलोर हिंसा के मामले से। कल आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से मंगलवार रात एक फेसबुक पेज पोस्ट जो कि एंटी इस्लामिक पोस्ट माना जा रहा था, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स लिखे गए थे, उस फेसबुक पोस्ट को डिलीट किया गया। और कहा जा रहा है कि जो पुलकेशी नगर के जो एमएलए हैं अखंड मूर्ति, उनके भतीजे यानी कि नवीन ने इस फेसबुक पोस्ट को लिखा था, जिसके बाद नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद जिस तरीके की हिंसा भड़की, और 3 अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़की थी, जो बेंगलोर की 3 लोकेलिटीज़ हैं, केवल बारासैंड्रा, केजी हाली और डीजे हाली पुलिस स्टेशंस में, जिस तरह से वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, कंप्लेंट लिखवाने के लिए गए थे, और उनकी कंप्लेंट जब दर्ज नहीं की गई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके बाद हिंसा काफ़ी भड़क गई। 70 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो गए थे, और बहुत सारे लोगों को इस समय हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो आज की खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि 9 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड, यानी कि 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और FIR की जो कॉपी मीडिया में, जो इस समय मीडिया में जिसके बारे में लिखा जा रहा है, उसमें यही है कि जिस तरह से दंगाई आए, 1000 लोगों का एक मॉब था, और जिसमें FIR में इस बात का, जो पहले दिन हमने खबर बताई थी कि 1000 लोगों का मॉब वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, लेकिन जो FIR में जिस बात का मेंशन है, FIR क्लियरली इस बात को कह रही है कि 5 लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने करीब 300 लोग जो दंगाई थे उनको लीड किया था। और जिस तरीके की टैक्टिक्स उन्होंने अपनाई थी इस पूरे हिंसा के मामले में, वो गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह थी, यानी कि आए और तुरंत अटैक किया और वहाँ से निकले। तो इस तरीके की जो एक छापामार गुरिल्ला टैक्टिक्स है वो अपनाई गई थी। साथ ही FIR में इस बात का भी मेंशन है कि जो दंगाई थे उनके हाथ में प्लास्टिक बॉटल्स थी जिसमें वो पेट्रोल्स भरे हुए थे, तो पेट्रोल बॉम्ब्स की तरह उन्होंने यूज़ किया। तो ये पूरा जो मामला है अब एक अजीब सा टर्न लेता चला जा रहा है, और इसमें कर्फ्यू लगाने की बात बार बार कही जा रही है। 15 अगस्त सुबह 6 बजे तक उन जो जितने भी राइट अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। और FIR में जो एक बात और सामने आई थी कि जितने भी दंगाई थे वो एक बात का स्लोगन बार बार कह रहे थे कि किसी तरह से पुलिस वालों को मारो। तो जितने भी पुलिस ऑफिशियल से, आज एक बेंगलोर में कुछ ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके का एक्सपीरियंस बेंगलोर के पुलिस ऑफिशियल्स को रहा है, खासकर जो ओल्ड टाइमर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और ऑब्वियसली जो यंग पुलिसमैन है उनके लिए तो नया था ही। तो जिस तरीके का दंगा एक फेसबुक पोस्ट के बाद भड़का है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है कि जिस तरीके से सोशल फैब्रिक सोसाइटी का ख़राब हो जाता है एक फेसबुक पोस्ट से, किस तरीके से दंगा भड़क सकता है, वो अपने आप में एक विचार करने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक पॉलिटिकल एंगल बार बार कहा जा रहा है कि जो एमएलए थे वो एक कांग्रेस के एमएलए थे, और कैसे उनके भतीजे ने एक ऐसी फेसबुक पोस्ट लिखी जो कि एक आइडियोलॉजिकल और एक कम्युनल कलर जिस तरीके से इसको दिया जा रहा है, तो उस पर भी सारी बातें छानबीन इस पर हो रही है। तो कुल मिलाकर जो पूरा ये केस है बहुत ही प्री ऑर्केस्ट्रेटेड और बहुत ही वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत जिस तरीके से वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने दंगे की वारदात को अंजाम दिया, तो ये बहुत मामला सिंपल नज़र नहीं आता है। बट इट्स वर्थ pondering how a Facebook post can lead to such a big riot, and that too in a Silicon Valley and a technically progressive area like Bangalore. इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
हमारी दूसरी खबर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत से जुड़ी हुई है। जी आपको ध्यान होगा कि कल कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जब एक टीवी चैनल के डिबेट में बैठे हुए थे और वो डिबेट इतना हीटेड हो गया कि उसके थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि राजीव त्यागी की मौत हो गई है दिल के दौरे से। उसके बाद जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए हैं, आज खबर आ रही है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं, उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इट्स हाई टाइम कि अब कोई गाइडलाइंस बनाई जाए कि जिस तरीके के टीवी डिबेट्स होते हैं, जिस तरीके से एंकर्स अपने आप को कंडक्ट करते हैं और जिस तरीके का एक हीटेड डिबेट होता है, वो अपने आप में एक मानसिक तनाव देता है और एक सिविल डिबेट होने की ज़रूरत है और जिसके लिए बार बार लिखा गया है। सिर्फ जयवीर शेरगिल ने ही इस बात को नहीं लिखा, जो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री हैं मनीष तिवारी, जो कि यूपीए के टाइम में आईएनबी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी इस बात को लिखा है। और अगर मैं एग्जैक्टली जयवीर शेरगिल का अगर मैं कोट आपको पढ़ूँ जो लेटर में लिखा है, वो भी आपको बताती हूँ कि मोस्ट टीवी डिबेट्स कोअर्स स्पोक्सपर्सन्स टू सरेंडर टू अ स्लैंडरस, डेफेमेटरी एंड विशियस एटमॉस्फेयर टू फीड द मॉन्स्टर ऑफ सेंसेशनलिज्म, कि कैसे सनसनी फैलाई जाए एक डिबेट से, उस तरीके के जो डिबेट्स होते हैं उस पर अब रोक लगाने की ज़रूरत है, ऐसा जयवीर शेरगिल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। लेकिन इसके अलावा जो मनीष तिवारी की मैं बात आपको कर रही थी, तो मनीष तिवारी ने बिल्कुल इस बात को लिखा है कि जिस तरीके के टीवी डिबेट्स इस समय हो रहे हैं वो बेमायने हैं और बहुत ही एक जहरीले वातावरण में जो डिबेट्स होते हैं वो बहुत ही फेटल है, और ना सिर्फ टीवी एंकर्स के लिए बल्कि पूरी मीडिया कम्युनिटी के लिए। और आज मीडिया न्यूट्रलिटी पर आज बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से आप कुछ विपक्षी पार्टीज़ हैं उनके स्पोक्सपर्सन्स को आप कटघरे में खड़े करके और पूरा एक जो मेजॉरिटेरियन टीवी डिबेट जिस तरीके से किया जाता है, आज उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरीके की चिट्ठियाँ बार बार लिखी गई हैं और एडवर्टाइजिंग और प्रोग्राम एथिक्स कोड की हम बार बार बात करते हैं, लेकिन इस तरीके का जो कोड है वो नज़र नहीं आता है। और ख़ासकर अगर आप पिछले 5 या 6 सालों के अगर आप डिबेट्स उठाकर देख लें तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जितने स्पोक्सपर्सन्स हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के जितने भी स्पोक्सपर्सन्स आते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन है कि जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं दे आर बीइंग डिक्टेटेड बाय द सेंटर्स पॉलिसीज, सेंटर्स एजेंडा, सेंटर्स गाइडलाइंस। इस तरीके के वातावरण में जो टीवी डिबेट्स होते हैं उसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी चिंता जताई है। हालांकि राजीव त्यागी की जो मौत है दिल के दौरे पड़ने से और ख़ासकर एक ऐसे हीटेड टीवी डिबेट के बाद, तो वो अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। और इस पर लेकिन कोई गाइडलाइंस आएंगी या नहीं आएंगी, किसी तरीके की कोड एथिक्स जिसकी हम बात करते हैं उसको लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा, इस पर बहुत सोच विचार अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ऐसी कोई गाइडलाइंस आएंगी। हाँ, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपको ध्यान होगा जब 2019 के चुनाव जब कांग्रेस हार गई थी और जिस तरीके से उसे कॉर्नर किया गया था, तो कांग्रेस का एक यूनिलैटरल डिसीजन था कि वो किसी भी टीवी डिबेट में अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। लेकिन जब 1 साल हो गया तो उन्होंने फिर से वापस टीवी डिबेट्स में पार्ट लेना शुरू किया। लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर इतने पॉइजनस टीवी डिबेट्स होते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में है कि वो उन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बट द एंटायर क्वेश्चन नाउ इज़ ऑन द मीडिया न्यूट्रलिटी एंड हाउ टीवी डिबेट्स शुड बी कंडक्टेड, हाउ सिविल डिबेट्स शुड बी कंडक्टेड। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे की खबर की ओर चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म मेजर को लेकर है। आज उन्होंने एक नया डायरेक्ट टैक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे कि उसका टाइटल जो दिया गया है वो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसको रिस्पेक्ट देने की, उसको सम्मान देने की बात कही जा रही है। और जिसमें कि इसके 3 खंबे हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात किया है कि जो असेसमेंट होगा टैक्स का वो फेसलेस होगा, यानी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन टैक्स ऑफिसर है, यानी कि फेसलेस असेसमेंट की बात की जा रही है। दूसरा जो इसका पिलर है फेसलेस अपील, यानी कि अगर आपके जो IT रिलेटेड लिटिगेशंस हैं, जो IT इनकम टैक्स रिलेटेड जो आपके कोर्ट केसेस हैं, अगर आप अपील में जाएंगे तो वो भी फेसलेस होगा, यानी कि फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की तारीख है फेसलेस अपील्स की वो 25 सितंबर से है और फेसलेस असेसमेंट आज से ही शुरू हो जाएगा। और जो तीसरा खंबा इसका है पूरे इस फेसलेस असेसमेंट का वो है टैक्स पेयर चार्टर, यानी कि और इसकी भी शुरुआत आज से ही होगी। और टैक्स पेयर चार्टर में एक
टाइम बाउंड तरीके से टैक्स के रिटर्न्स, टैक्स के जितने भी असेसमेंट्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। तो बार बार ये डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उसी में चलता हुआ एक दूसरा कदम है। इसे एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है और आपको ध्यान होगा कि इसका जो ऐलान था वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में किया था और इसके बाद इसी में बढ़ता हुआ आज एक कदम है। ये कहा जा रहा है कि जिस सीमलेस तरीके से यानी कि टैक्स पेयर यानी कि जो टैक्स पे करता है उसे कोई दिक्कत ना हो, टाइम टेकिंग ना हो, अपील्स में अगर जाए तो वहाँ पे भी टाइम टेकिंग ना हो, और जो एक फेसलेस असेसमेंट की बात कही जा रही है। आपको ध्यान होगा कि बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी जब एक कॉफ़ी चेन के जो मालिक थे वीजी सिद्धार्थ, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस बात को लिखा था कि ही वॉज हैरेस्ड एंड परसिक्यूटेड बाय द टैक्स ऑफिशियल्स। तो क्या अब बड़ा सवाल यह है कि एक फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील के बाद इस तरीके की घटनाएं क्या नहीं होंगी, इसे हमें देखना होगा। लेकिन जिस तरीके की आलोचना इसकी बार बार हो रही है और टैक्स यूनियन वालों ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, आपको ध्यान हो पिछले साल अक्टूबर में, कि ये जो फेसलेस असेसमेंट है ये बहुत ही एक जल्दी में लाया गया कदम है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है। और जो इसके अलावा जो बड़ी चुनौतियां हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिप्लाईज़ की हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये इंटरनेट डिपेंडेंट होगा। तो क्या आपके पास उतनी मैन पावर है, आप इतनी डिजिटली एम्पावर्ड हैं, और क्या हमारे पास इतने ई असेसमेंट सेंटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो टाइम है जो अभी तक टैक्स पेयर्स का लगता था, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको कम करने के लिए जो टाइम है वो टाइम बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे डाउट से देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बार बार आपकी जो अकाउंट बुक्स हैं उसको रेफ़र करना पड़े और टाइम कम करने के बजाय टाइम ज़्यादा लगे। तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म्स आ रहे हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन हाँ, एक डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में बढ़ता हुआ एक अच्छा कदम है। और बाकी जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ पर ऑलरेडी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन भारत की चुनौतियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और अगर किया भी जाएगा तो इसमें बॉटलनेक्स बहुत सारी आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई असेसमेंट केंद्र, आपके पास मैन पावर कहाँ से आएगी, डिजिटल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो डिजिटल कनेक्शंस इतने सारे कहाँ कहाँ होंगे। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन आगे किस तरीके के स्टैचुएट्स, जो टैक्स स्टैचुएट्स हैं उसके ऑनलाइन ऑर्डर्स किस तरीके से निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। एक अच्छा इंटेंट है, एक अच्छी भावना से लाया गया कदम ज़रूर है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। और डर सिर्फ इस बात का है कि जो हम परेशानियों को बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स की परेशानियों को कम करने की बात कही गई है, कहीं ऐसा ना हो कि कनेक्शंस और जो प्रोसीजरल डिलेज आ सकते हैं उसकी वजह से ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाए। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी चौथी खबर राजस्थान में चल रही सियासी उथल-पुथल को लेकर है। आपने देखा कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और सचिन पायलट अपने एमएलएज़ को लेकर जिस तरीके का एक रिबेलियन और जिस तरीके का एक बगावत का सीन हम देख रहे थे, तो आज 1 महीने से ज़्यादा होने के बाद आज पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान और सचिन पायलट आज मिले। उनके अशोक गहलोत के घर पर सीएलपी की मीटिंग थी, क्योंकि कल विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और ऐसे में देखा गया कि जो मीटिंग थी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों ने हैंडशेक किया और एक बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी। लेकिन ये सारी पॉजिटिविटी तब आई है जब हाई कमांड यानी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद, उनके इंटरवेंशन के बाद सचिन पायलट आज अशोक गहलोत से मिले। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि काफ़ी चीज़ें पब्लिक में दिखाने के लिए की जाती हैं, ऑप्टिक्स के लिए की जाती हैं, लेकिन अभी भी जो सारे गहलोत के जो एमएलएज़ हैं उनके मन में कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट इस बात को लेकर है कि अगर उन एमएलएज़ ने, सचिन पायलट के कैंप के एमएलएज़ ने बगावत की थी तो उनके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बदले में आज खबर आ रही है कि जो 2 एमएलएज़ हैं, भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, उनके जो सस्पेंशन थे उनको वापस ले लिया गया है, यानी कि रिवोक कर दिया गया है। अब ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि जो बीएसपी के जो एमएलएज़ थे, जो मर्जर का मामला चल रहा था, उसको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में कल हियरिंग होगी। और इसी बीच आज बीजेपी की जो सीएलपी की मीटिंग थी जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया भी आई थी, तो उन्होंने कहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो अभी भी केस इतना पेचीदा है। आज भले ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात हो गई हो, लेकिन अभी भी कल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या होगा ये हमें अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि एमएलएज़ का रिजेंटमेंट जो अशोक गहलोत के कैंप में है वो बना हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आकर अशोक गहलोत ने नाकारा, निकम्मा जैसा शब्द सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल किया था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसे सचिन पायलट ने आला कमान से मीटिंग के बाद भी उसका इनडायरेक्ट मेंशन किया, तो वो जो एक खटास है जो उनके रिश्ते में,
वो अभी भी कहीं ना कहीं है। ऑप्टिक्स के लिए, कैमरा के लिए आज वो मीटिंग ज़रूर एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके का के जो मूव्स बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं उसे भी देखना होगा कि किस तरीके का एक अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लेकर आती है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कल क्या कुछ होता है उस पर सारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं ये कहूँ तो एक्ट 2 सीन 1 आज फिर से शुरू हो गया है राजस्थान की पॉलिटिक्स में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत आज वापस फिर से मिले हैं, लेकिन जो अंदरूनी खटास है, क्योंकि आपको इस बात के बारे में बार बार बताया गया है कि पिछले 18 महीने से अशोक गहलोत और सचिन पायलट वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे और खटास इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इसलिए सचिन पायलट को ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब आगे का रोल सचिन पायलट का क्या होगा, वो 3 सदस्यों वाली जो कमेटी बनाई गई है वो इसकी छानबीन करेगी। लेकिन इन सब चीज़ों के रहने के बावजूद कल विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो उसमें क्या कुछ होगा उस पर निगाहें टिकी होंगी। आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई है। आपको ध्यान दिला दें कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो हुई थी 14 जून को। ये बताया जा रहा था कि उन्होंने आत्महत्या किया है, जिसके बाद अलग अलग टर्न्स इस केस ने लिया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 31 जुलाई को एक केस रजिस्टर किया था और मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया था रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनके खिलाफ। 18 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद आज कुछ खुलासे सामने आए हैं और ईडी का ये कहना है कि 18 घंटे की पूछताछ के बाद नो मेजर ट्रांसफर्स और विड्रॉल्स हैव टेकन प्लेस। ये आपको ध्यान होगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं के सिंह, उन्होंने कहा कि कुछ 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले गए हैं। तो अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ये खुलासे हुए हैं कि जो ईडी ने बताया है कि अभी तक जो सुशांत राजपूत का जो प्राइमरी अकाउंट है यानी कि कोटक बैंक अकाउंट था उसमें से 55 लाख रुपए ही सिर्फ निकले हैं। तो ऐसा खुलासा आज ईडी ने किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उसके अलावा जो 2 कंपनीज फॉर्म की थी उसके बारे में भी पूछताछ चल रही है। रिया चक्रवर्ती ने कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उनकी इनकम और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंसेस थे, उसके बारे में भी पूछताछ हो रही है। एक खुलासा और भी आज ईडी ने किया है कि रिया और सुशांत का जॉइंट अकाउंट नहीं था, जिस तरीके की बातें पिछले दिनों प्रेस में आ रही थी। तो इस तरीके के खुलासे सामने आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार पुलिस ने, बिहार सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया है। उधर सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उन्होंने भी अपने जवाब में ये बात को कहा है बार बार कि जितने भी जो अक्यूज़्ड हैं वो बार बार सुशांत सिंह राजपूत से उनकी बात फ़ोन पर नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। उधर सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उनके जो लॉयर है विकास सिंह, उन्होंने इस बात को कहा है कि कोर्ट को इस तरीके का कोई डायरेक्शन देना चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, वो ठीक है या नहीं है, इस तरीके का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्शन और भी देना चाहिए कि वो मुंबई की सरकार को ये बोले कि मुंबई पुलिस उनके साथ, सीबीआई के साथ फुली कोऑपरेट करेगा। इसके अलावा बिहार पुलिस ने भी कहा है कि उनके जिस तरीके से उनके ऑफिसर को क्वारंटीन किया गया था और जिस तरीके से एसआईटी की जांच पर रोक लगाई गई थी, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नज़र आता है। इसके अलावा बिहार की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नज़र आता है, इसलिए सीबीआई की जाँच होनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर ये केस जितना शुरुआती दिनों में दिख रहा था कि एक आत्महत्या का मामला है, अब उसने पूरा पॉलिटिकल रंग ले लिया है। जांच और पड़ताल के बीच में अब ये केस आगे का मोड़ किस तरह से लेगा ये देखना होगा। लेकिन इससे पॉलिटिकल प्रेशर जिस तरीके का बन रहा है बिहार के चुनाव को लेकर, उसमें नीतीश कुमार का भी बयान आ रहा है, बिहार की विपक्षी पार्टीज़ का भी बयान आ रहा है, तो ये केस अब इतना सिंपल नज़र नहीं आ रहा है। और जो बार बार हम इस बात को कह रहे थे कि जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, उसने कहीं ना कहीं अब पूरे केस ने बैक सीट ले ली है। उसके बारे में इक्का दुक्का कुछ सुनाई पड़ता है, लेकिन इस समय पूरा फोकस और पूरी जो स्पॉटलाइट है वो ईडी की जांच पर है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की बहस चल रही है उसको लेकर है। तो इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। और इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317। देयर इज एन ईमेल आईडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। यू कैन सेंड अस योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स नॉट फेक।